हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लाइट हम तक पहुंचती है जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया है वो बेसिकली क्या है? या जो मोबाइल फ़ोन हम 24 घंटे यूज़ करते हैं हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? यस, यू गाइस आर राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट ईएम वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक ईएम वेव है। रेडियो वेव जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन का सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ईएम वेव हमारी क्लास 12 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं इन वन शॉट, वो भी पूरा का पूरा जेई लेवल, जिसमें हम कवर करेंगे हर एक छोटी से छोटी डिटेल। हम लेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ताकि आप एग्जाम के लिए टोटली रेडी हो जाओ। यह वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, लेकिन इट्स गोना बी ऑसम एंड आई बेट कि आप इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एक्चुअली ऑर्स्टेड ने प्रूव किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी कंडक्टर में से अगर किसी कंडक्टिंग वायर से अगर करंट फ्लो कर रही है, तो मानिए इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर हम यहाँ पर कोई कंपास नीडल को प्लेस कर देते हैं इस वायर के पास, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। तो इससे पता चलता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि अगर मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है और मैं इसके अराउंड एक क्लोज लूप रख दूं, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BDL, line integral of magnetic field around this closed loop, that is proportional to amount of current, यानी कि that is equal to mu naught I। I क्या है? हमारी करंट इस वायर में, mu naught है हमारी permeability of free space। mu naught क्या है? permeability of फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब हम लोगों ने जो ये क्लोज लूप यहाँ पर बनाया है, जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर लूप हो, ये कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है, बाउंडेड रीजन कोई भी हो सकता है जिसमें से आई करंट हमारा पास कर रहा है, तो उसके लिए हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड है। अब है हमारा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं? अब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया बाय टेकिंग अ कंडक्टिंग वायर। उन्होंने इसका एक क्लोज लूप बनाया, ये गैल्वेनोमीटर है, और एक मैग्नेट लिया विद नॉर्थ साउथ पोल। अगर हम इस मैग्नेट को इस कंडक्टिंग वायर के लूप के पास लेकर आते हैं या इससे दूर लेकर जाते हैं, तो देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस वायर एंड दिस मैग्नेट, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से जो बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही इस वायर में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट हो जाएगी, जिसकी वजह से इस वायर में हमारा इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्रिएट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ d∅b अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट विल क्रिएट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये नेगेटिव साइन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ना, इस
वायर में that will oppose the change in magnetic flux. So this is our Faraday's law. अब ये तो कंफर्म है हमारे Faraday's एक्सपेरिमेंट से कि अगर there is change in magnetic flux तो उससे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट। लेकिन अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? जेम्स मैक्सवेल ने इस बात पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा सर्किट बनाया जिसमें एक पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट लिया और उस पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट में उन्होंने पाया कि जब वो प्लेट्स चार्ज होती हैं और उनके बीच में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस केस में अगर हम किसी मैग्नेटिक कंपास को वहाँ पर रख दें तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट होती है। अगर उसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है उस कंपास की बिटवीन दैट रीजन कि उन पैरेलल प्लेट के बीच के जो रीजन में अगर हम मैग्नेटिक कंपास को रख देते हैं और वहाँ पर अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ सोर्स ऑफ करंट भी होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। अब हम शुरुआत करते हैं उस छोटे से एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जिससे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने प्रूव किया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है बैटरी, ये हमारी की है जो कि अभी क्लोज है और करंट पास कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद टू प्लेट्स C1 एंड C2। जब यहाँ से करंट पास करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, लेट I करंट हमारा पास कर रहा है, तो यहाँ पर चार्जिंग ऑफ प्लेट वो शुरू हो जाएगी। C1 प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी और C2 प्लेट हमारी नेगेटिव चार्ज गेन करना शुरू करेगी। अब मान लिया मैं यहाँ पर दो क्लोज लूप्स को प्लेस करती हूँ। लेट एक क्लोज लूप L1 यहाँ पर और एक क्लोज लूप L2 यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटरी लॉ अगर किसी भी वायर में I करंट फ्लो कर रहा है और उसके अक्रॉस हमारे पास एक क्लोज लूप है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो L1 में हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस क्लोज लूप दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through this wire। लेकिन लूप L2 की अगर हम बात करते हैं तो नेट करंट फ्लो तो जीरो है, यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ चार्जिंग ऑफ प्लेट्स हो रही है। जैसे जैसे करंट फ्लो करता जाएगा चार्ज एक्यूमुलेट होते चले जाएगा इन प्लेट्स के ऊपर। तो जब नेट फ्लो ऑफ करंट नहीं है लूप L2 के लिए हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL दैट शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस किया लूप L1 में तो उसने डिफ्लेक्शन शो की। जब मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर प्लेस किया इन लूप L2 तो उसने फिर दोबारा डिफ्लेक्शन शो की। अगर यहाँ पर भी हमारा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि लूप L2 में भी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर लूप L2 में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका सोर्स क्या है? हम लोगों ने देखा जैसे यहाँ से करंट पास हुआ तो चार्जिंग शुरू हो गई हमारे प्लेट्स की। जैसे जैसे करंट फ्लो करते जाएगा ये हमारी प्लेट्स दे विल गेन मोर एंड मोर चार्ज, इस पे और ज़्यादा चार्ज होते चले जाएगा और इस पे ज़्यादा हमारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते चले जाएगा। तो इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो एसोसिएटेड है हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड से। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस L2 में प्रोड्यूस हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ करंट। अगर वो कोई सोर्स ऑफ करंट यहाँ पर है तो उस करंट को हम लोगों ने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि ID। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे एसोसिएटेड जो करंट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम लिख सकते हैं ID इक्वल एप्सिलॉन नॉट d फाई
ई अपॉन डी टी। डी फाई ई क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? जैसे हम लोगों ने म्यू नॉट पढ़ा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.85 इंटू 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लूप L2 की। हम लोगों ने देखा अगर यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL दैट शुड बी 0, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया कि देयर मस्ट बी सम करंट, जिसकी वजह से लूप L2 में मैग्नेटिक फील्ड है और उस करंट को हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट है यहाँ पर लूप L2 के लिए। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम आई डी की वैल्यू को ये पुट कर देते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल प्रोड्यूस दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमें पता है किसी भी क्लोज लूप के लिए जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, इसकी वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ दैट लूप। अगर मैं यहाँ पर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करती हूँ जिसकी प्लेट्स के एरिया को लेट मैं ए एज्यूम कर लेती हूँ, तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स दैट इज गिवन बाय, अगर Q चार्ज है हमारे दोनों प्लेट्स पर तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। अब हम ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको लिखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई। डी फाई ई क्या है? दैट इज E इंटू ए। तो डी ई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय यहाँ पर डी टी कर देते हैं। अब यहाँ पर हम A से A को क्रॉस कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चल जाएगा क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है। तो बचा हमारे पास क्या? म्यू नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। दिस इज डी क्यू एंड दिस इज डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू आई। तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई हमारा लूप L2 के लिए भी है और म्यू नॉट आई हमारा लूप L1 के लिए भी है। इसका मतलब हमारा एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर कंसिस्टेंट हो जाता है। अब मैक्सवेल ने हमारे इस एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि जो टोटल करंट है अलोंग दिस क्लोज सर्किट दैट इज इक्वल टू, यानी I इक्वल IC प्लस ID। IC क्या है? हमारी कंडक्शन करंट, जो ये करंट थी, और ID हम लोगों ने यहाँ पे की दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम लोग कंडक्शन करंट ले लेते हैं। तो यानी हमारा ये लॉ अब कैसे बन जाएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL अलोंग एनी क्लोज लूप दैट इज इक्वल म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आगे लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। सो दिस इज मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। अगर हम इस इक्वेशन को लेकर इन दो लूप्स को विजुलाइज करते हैं तो फॉर लूप L1 हमारी कंडक्शन करंट है लेकिन नो नेट डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उस केस में हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC, यानी कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द कंडक्शन करंट। लेकिन अगर हम लूप L2 की बात करते हैं तो उस केस में हमारा IC 0 है, यानी कि कंडक्शन करंट 0 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट करंट।
तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाती है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ा, अब इससे जुड़ी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी जान लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज एक्चुअली नॉट ए करंट। इसको हम करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ और सिर्फ हमारी करंट डेंसिटी को ऐड करता है इन आवर एम्पियर सर्किटल लॉ। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू अनदर प्लेट, यानी कि किस रफ्तार से हमारा चार्ज पहली कैपेसिटर प्लेट से दूसरी कैपेसिटर प्लेट तक ट्रांसफर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज कि अनलाइक द कंडक्शन करंट, कि जैसे कंडक्शन करंट तो हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर अनलाइक कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोड्यूस होगा अगर चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा। अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट इज नेग्लिजिबल इन गुड कंडक्टर, क्योंकि गुड कंडक्टर्स में मेन जो करंट होती है वो कंडक्शन करंट होती है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। लेकिन अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट ज़्यादा होती है और कंडक्शन करंट नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट है कि एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जैसे कि हम लोगों ने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ा था जो मैक्सवेल ने किया था, तो उस केस में अगर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया तो दैट विल रिजल्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो देयर इज सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस जिसको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और जिनकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाते हैं। अब इन इक्वेशन या इन लॉज को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। फर्स्ट है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बताता है अलोंग एनी क्लोज सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along that surface that is equal to 1/ε0 times of the total charge contained by that surface। ऐसे ही हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है जो बताता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस जिसका सरफेस एरिया S है उसके अक्रॉस मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दैट क्लोज सरफेस दैट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा है फैराडेज लॉ जो हम लोगों ने अभी इनिशियली पढ़ा था। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेट, यानी कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिखेंगे EDL electric field along that closed loop that is equal to change in magnetic flux minus d phi b upon dt। ये है हमारी फैराडेज इक्वेशन। लास्ट इज आवर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ जिसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर दिया था। तो इस लॉ को हम लोग लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL अलोंग एनी क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू μ0 टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम लिख सकते हैं ε0 d phi e upon dt। सो दिस इज आवर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सारी की सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी कर पाते हैं। अपनी इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया कि जैसे फैराडेज लॉ में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का काम करता है, और वैसे ही चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है तो ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है। और जो ये वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होती है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है और इनमें एक वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। तो मैक्सवेल ने कंक्लूड किया कि इस टाइप की वेव जरूर एग्जिस्ट करती हैं जिसमें अगर हमारा टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होता है तो वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, और अगर टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का काम करेगा। तो इस टाइप की वेव्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 1865 में उन्होंने इस बात का कंक्लूजन निकाला था, लेकिन तब तक ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुआ था कि एक्चुअली दिस काइंड ऑफ वेव्स एग्जिस्ट और नॉट। लेकिन बाद में जब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि यस, वास्तव में इस टाइप की वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द वेव्स रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स व्हिच प्रोपेगेट थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of wave also। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। मान लिया हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हमारी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, यानी कि जो एक चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो उसकी मूवमेंट क्या है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। तो उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लिया हमारा वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड एक्सिस की तरफ ओरिएंट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ EM वेव की डेफिनेशन में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को क्यों मेंशन किया। अगर हमारे पास कोई एक स्टेशनरी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके अराउंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन वहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर हम उस चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में आगे लेकर जाते हैं, यानी कि किसी वायर से वो चार्ज यूनिफॉर्मली आगे जा रहा है तो एक यूनिफॉर्म करंट प्रोड्यूस होगा, और किसी भी वायर में अगर यूनिफॉर्म करंट जा रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अगर वो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का काम कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ना तो स्टेशनरी चार्ज और ना ही चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रह जाता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का। अब हम कंसीडर करते हैं एक चार्ज पार्टिकल को जो कि ऑसिलेट करते हुए एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर वो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मतलब हर मोमेंट ऑफ टाइम पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो उससे रिलेटेड जो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो भी हमारा ऑसिलेटिंग होगा, यानी कि हर मोमेंट ऑफ टाइम पे उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो सोर्स बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब उससे ओरिजिनेट हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब वो भी ऑसिलेटिंग होगा, यानी कि हर मोमेंट ऑफ टाइम पे उसकी भी डायरेक्शन चेंज है। तो अगर वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वो बन जाएगा सोर्स हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो ये प्रोसेस हमारा कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहेगा कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बिहेव लाइक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। और जो एनर्जी होगी इस EM वेव की दैट इज ड्यू टू द सोर्स जो कि उस चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है।
अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इसका मतलब उससे जुड़ी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज भी होंगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है उसकी नेचर और उसका बिहेवियर, यानी कि ईएम वेव किस तरीके से बिहेव करती है और उनका नेचर क्या है। मैं कहती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। लेकिन ट्रांसवर्स वेव होती क्या है? मान लिया हम लोग एक वेव कंसीडर करते हैं कि जो आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उससे एसोसिएटेड यानी कि उससे जुड़े जो पार्टिकल्स हैं जो उस वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ दिस वेव, कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है पार्टिकल हमारे अप एंड डाउन परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम तालाब में पत्थर डालते हैं तो वेव तो आगे आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो पानी है वो हमारा ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है और जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है तो दैट इज बिल्कुल 90 डिग्री का वो एंगल बनाते हैं। तो इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब यहाँ पर हम प्रूव करते हैं कि ये हमारी ईएम वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर है। मान लिया मैं एक पूरा क्लोज सरफेस यहाँ पर लेकर चलती हूँ, जिस क्लोज क्यूबॉइडल सरफेस, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे और हम यूज करेंगे हमारे गॉस लॉ को टू प्रूव कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ एक क्लोज सरफेस लेकर चलती हूँ तो EDS दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, क्योंकि नेट चार्ज अगर इस सरफेस में 0 है तो जो फ्लक्स होगा वो भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। अब हमें पता है कि अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करती हूँ, क्योंकि सिमिलरली हम मैग्नेटिक कंपोनेंट के लिए प्रूव कर सकते हैं, तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करती हूँ तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी x और t पे, क्योंकि x एक्सिस पे ये आगे जा रहा है, यानी कि y एक्सिस और z एक्सिस से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वो सरफेसेस जो y एक्सिस और z एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं उनका जो फ्लक्स होगा वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि जो नेट फ्लक्स काउंट होगा वो उन सरफेसेस का होगा जो हमारी परपेंडिकुलर होंगी टू द x एक्सिस, यानी ABCD और EFGH, ये हमारे पास दो सरफेसेस बचेंगी। तो हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ E.ds along the surface ABCD plus line integral of E.ds along the surface EFGH that is equal to 0। अब यहाँ पर मान लिया इस सरफेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट EX है और इस सरफेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट E-X है। इस सरफेस पे हमारा जो नॉर्मल है वो हमारा पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इस सरफेस पे जो नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है वो टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं, यहाँ पर E.ds along ABCD, तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? EX, और ये डॉट प्रोडक्ट है और ये हमारा पैरेलल रहेगा, हमारी ये सरफेस भी पैरेलल है और इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन भी पैरेलल है। तो इसका मतलब दैट इज ये हमारा dz, ये dy, तो dy इंटू dz दैट इज, या हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, ये प्लस है आपका E.ds along the surface EFGH। अब EFGH पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? E-X, लेकिन ये जो सरफेस पे E-X है ये पॉइंट कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन में और इसका नॉर्मल पॉइंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा, थीटा अगर 180 है तो cos थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस E-X dy dz इक्वल 0, जिसको हम लिख सकते हैं, अगर dy dz को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो Ex माइनस E-X या तो दैट इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं इससे हमारा जाता है Ex दैट इज इक्वल टू E-X
या ई एक्स दैट इज इक्वल टू ई डैश एक्स इक्वल 0। ये दो कंडीशंस आ जाती हैं। अगर हम इस कंडीशन को कंटिन्यू करते हैं तो हम यहाँ पर इस देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इस सरफेस पे है वो ही हमारा इस सरफेस पे है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी वेव आगे प्रोपेगेट कर रही है। तो दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि ई एक्स इक्वल ई डैश एक्स अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो यानी कि कोई भी एक स्टैटिक या कांस्टेंट फील्ड किसी भी वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम इसको नहीं लेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है, क्योंकि अगर ई एक्स इक्वल ई डैश एक्स ये हमारा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस वो 0 है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमारा पॉइंट करेगा किसी भी ऐसी डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर होगी हमारी एक्स एक्सिस के। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी एक्स एक्सिस पर 0 होगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। हमें ये तो पता लग गया कि हमारी ईएम वेव्स वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, यानी कि बाकी की ट्रांसवर्स वेव के जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे आगे बढ़ती चली जाती है। अब ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? मान लिया हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रही है, तो उससे रिलेटेड जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया वो हमारा वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर इस ग्राफ में देखो कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, फिर डाउन ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर ये नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि ये मेन पोजीशन के अराउंड कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे जा रहा है। तो मेन पोजीशन से जब ये ऊपर जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट। मेन पोजीशन से जितना ये डाउन जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस इसको बोलते हैं ट्रफ। फिर उसके बाद फिर ये क्रेस्ट, देन फिर डाउन गया तो ये हमारा ट्रफ। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ले सकते हैं, जितना मेन पोजीशन से ऊपर जाएगा तो क्रेस्ट, जितना डाउन आएगा तो वो ट्रफ। अब हमारी वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रेस्ट के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है, दो लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज वेवलेंथ। या हम दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं, वो भी क्या है हमारी वेवलेंथ। या फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है हमारी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को जनरली हम डिफाइन करते हैं टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन, लेकिन यहाँ पर इस केस में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को पूरा ट्रैवल करने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी पूरी एक वेवलेंथ को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, जिसको हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में। एक क्रेस्ट एक ट्रफ ले सकते हैं, या फिर दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ ले सकते हैं, या दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट ले सकते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को कितना टाइम लगा, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। फिर है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में हमारी कितनी ऑसिलेशंस हैं, कितनी वेव्स हमारी जनरेट हो रही है यहाँ पर। ये हमारी पूरी एक वेवलेंथ है, फिर ये एक वेवलेंथ है, तो ये हमारी एक सेकेंड में कितनी वेवलेंथ कवर हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसको हम या तो पर सेकेंड में मेजर करते हैं या फिर हर्ट्ज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर होता है कि हमें अगर एक गिवन रेफरेंस पॉइंट या गिवन लेंथ दी है तो उस पर्टिकुलर लेंथ या उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट पे
कितनी नंबर ऑफ वेव्स हमारी पास करेंगी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि उस गिवन लेंथ में हमारी कितनी वेव लेंथ है, तो दैट इज गिवन बाय वेव नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/λ, और इसको हम मेजर करते हैं पर मीटर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैक्सवेल ने बताया कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट दैट इज गिवन बाय 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट है हमारा एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। अब ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? परमेबिलिटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है कि जो उस मीडियम में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास होने दे। और परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस होता है उस मीडियम का जो उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने से रोकता है। तो यहाँ पर हम लोग परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेकर चलेंगे, जो कि वैक्यूम को हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाती है? अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मटेरियल मीडियम से पास होती है तो उस केस में अगेन जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो उस मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लिया उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिएबिलिटी हमारी म्यू है और परमिटिविटी हमारी एप्सिलॉन है, तो हमें पता है कि म्यू और एप्सिलॉन इन कॉन्टेक्स्ट टू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या होते हैं? तो म्यू इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन इक्वल के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, और के है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ EM वेव in that medium will be equal to 1/√ऑफ म्यू एप्सिलॉन, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√ऑफ म्यू को लिखेंगे म्यू आर म्यू नॉट, म्यू आर म्यू नॉट, और एप्सिलॉन को लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि जो हमारा 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वो किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल अपॉन म्यू आर के। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल मीडियम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस is 3 × 10⁸ meter. So next is the mathematical representation of our EM wave. अब हमें पता है कि जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर x एक्सिस की तरफ जा रही है तो इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो x और टाइम t के ऊपर डिपेंड करेगी, उसका y एक्सिस और z एक्सिस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं E इक्वल E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूनिट वेक्टर हमारा j आ गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो B इक्वल B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और ये z एक्सिस की तरफ है तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं k कैप। अब यहाँ पर देखो ये E क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, B है मैग्नेटिक फील्ड, E0 और B0 किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? E0 है हमारा एम्पलीट्यूड
ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये वाला एम्पलीट्यूड, और बी नॉट है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। के है हमारा, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम 2 पाई न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, तो E इक्वल ई नॉट साइन के की वैल्यू हम लोगों ने डाली 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 पाई न्यू इंटू टी जे कैप, जिसको हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2 पाई को बाहर निकाला एक्स अपॉन लैम्डा माइनस न्यू टी। अब न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टी अपॉन कैपिटल टी जे कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को ले लेते हैं, तो B इक्वल बी नॉट साइन अगेन के और ओमेगा की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो 2 पाई को बाहर निकाला, यहाँ पर आपका आ जाएगा x अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन कैपिटल टी के कैप। अब यहाँ पर हमें पता है क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस की तरफ है, अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ है तो यानी कि Ex और Ez वो हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, z एक्सिस पे, तो इसका मतलब Bx और By वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आप पाओगे कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैक्सिमा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिनिमा को शो करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सेम फेज। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेशो होगी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये कांस्टेंट है, E अपॉन बी कांस्टेंट है, इस इक्वेशन को इससे हम डिवाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं E नॉट अपॉन बी नॉट दैट इज इक्वल टू E अपॉन बी दैट इज इक्वल टू C। यानी कि अगर हम रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, या रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी है उसकी एक और प्रॉपर्टी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी एनर्जी होती है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। अब एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, जब हमारी वेव आगे की तरफ बढ़ती है तो यूनिट वॉल्यूम में वो वेव कितनी एनर्जी कैरी करती है उसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अगर हम फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिकल स्टैटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं UE इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं फ्री स्पेस में एनर्जी ड्यू टू स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड तो UB इक्वल 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर। यहाँ पर आप लोगों को पता है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी हमारी सिस्टम की क्या हो जाएगी, UE प्लस UB दैट इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट करती है और वेव लाइक मोशन जनरेट करती है अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यानी हम यहाँ पर अगर मुझे एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर E और B को उसकी RMS वैल्यू से यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरेज
एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट BRMS स्क्वायर। अब हमारा ERMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो ERMS दैट इज E0 अपॉन √2 एंड BRMS दैट इज B0 अपॉन √2। अगर हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी दैट कम्स आउट टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट B0 स्क्वायर। अब हमें ये तो है हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब हमें चेक करना है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है इज इट इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें पता है कि E0 अपॉन B0 दैट इज कांस्टेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं E0 इक्वल C B0। ऐसे ही कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या C स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि वेदर दिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग UE दैट इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर E0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, CB0। तो UE इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट CB0 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर B0 का स्क्वायर दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट C की वैल्यू, C स्क्वायर की वैल्यू है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू B0 का स्क्वायर, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4 म्यू नॉट B0 का स्क्वायर दैट इज UB, यानी कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इन आवर टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। So the another important property of EM wave is its intensity. हम intensity of electromagnetic wave को कैसे define कर सकते हैं? It is the energy crossing per unit area per unit time in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। अगर हमारी वेव x एक्सिस की तरफ जा रही है तो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर सरफेस यानी कि एक एरिया ऑफ एरिया A मैंने यहाँ पर लिया, तो इस पॉइंट से एट इंटरवल ऑफ टाइम डेल t ये यहाँ से यहाँ तक कितनी एनर्जी इस एरिया A से क्रॉस करेगा। तो मान लिया मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस को एज्यूम कर लेती हूँ जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हम A ले लेते हैं, तो इसकी सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ EM वेव दैट इज C, तो C डेल T वो हो जाएगी इसकी लेंथ एट द इंटरवल ऑफ टाइम डेल T। अब हमारी जो टोटल एनर्जी जो यहाँ से क्रॉस करेगी इस एरिया A से, तो दैट इज गिवन बाय U इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं U जो एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की थी इनटू वॉल्यूम के लिए हमारा ये आ जाएगा C डेल T मल्टीप्लाई बाय इट्स एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव क्या हुई, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू को पुट करते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू C डेल T इंटू एरिया अपॉन A इंटू डेल T, तो डेल T और एरिया हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो ये हमारे एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। इस एनर्जी डेंसिटी को रिप्लेस कर देते हैं एवरेज इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी डेंसिटी से। तो हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू सी, या हम इसको एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं। तो दैट कैन बी रिटर्न एज 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी, दैट इज इक्वल 1/म्यू नॉट BRMS स्क्वायर इंटू सी। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक और इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है दैट इज मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हमारी वेव आगे आगे बढ़ती जा रही है तो उससे एसोसिएटेड उसका लीनियर मोमेंटम भी होगा, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ टोटल एनर्जी U टू ए सरफेस इन टाइम t, और जिसको हम डिनोट करते हैं P से। दिस इज द लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी U अपॉन स्पीड ऑफ लाइट c. So this is the formula given for the momentum of the electromagnetic. अब हमारे पास conclusion है of the properties of all the EM wave. आप इस सब का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी EM वेव है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और किसी भी EM वेव के प्रोपिगेशन के लिए वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक स्टेशनरी चार्ज है या चार्ज जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल दैट कैन ओरिजिनेट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द direction of propagation of wave. So our next property is कि the oscillation of electrical and magnetic field they are in same phase. यानी कि जो electrical और magnetic field का जो component है मैक्सिमा और मिनिमा वाला, वो हमारा सेम इंटरवल ऑफ टाइम और सेम पोजीशन पर लाई करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है ऑल द EM वेव्स दे ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद सेम स्पीड। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में सेम होती है। दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन C इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है अगर हमें मटेरियल मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो दैट कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन v इक्वल टू c अपॉन n, जहां पर c हमारी वेलोसिटी ऑफ EM वेव है यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी कांस्टेंट, यानी कि E नॉट अपॉन B नॉट दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव इज कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है विद द EM वेव दैट इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी दैट इज गिवन बाय 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। या हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज मच वीकर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है
Electromagnetic waves, they are not deflected by external electrical or magnetic field. आज है हमारी जो EM waves होती है, they follow the principle of superposition. They show the properties of reflection, refraction, interference, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, यानी कि जो भी वेव प्रॉपर्टी होती हैं ये उन सबको ऑब्जर्व कर। 1865 में मैक्सवेल ने कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन इस बात का प्रूफ हमें आफ्टर 22 ईयर्स पता लगा बाय हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इन 1887 हर्ट्ज ने एक सिंपल सा एलसी ऑसिलेटर सर्किट की हेल्प से लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया, और उनका प्रिंसिपल ये था कि किसी भी एलसी ऑसिलेटर सर्किट में जब चार्ज कैपेसिटर की एक मेटल प्लेट से दूसरी मेटल प्लेट की तरफ जाएगा तो इट विल ऑसिलेट, और एक ऑसिलेटिंग चार्ज एक्सेलरेटेड होता है और एक एक्सेलरेटेड चार्ज इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम उसी एक्सपेरिमेंट और उसी डिमॉन्स्ट्रेशन को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हर्ट्ज ने अपनी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ईएम वेव के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया। यहाँ पर मैंने सर्किट जो बनाया है उसमें हमारा ये इंडक्शन कॉइल है जिसका ये प्राइमरी टर्मिनल्स हैं और ये हमारे सेकेंडरी टर्मिनल्स हैं। यहाँ से हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी कंडक्टिंग वायर है, ये मेटल प्लेट्स हैं दो जो कैपेसिटर की दो मेटल प्लेट्स की तरीके से बिहेव करेंगी। इनकी जो अप्रॉक्स लेंथ होती है वो हम लोग 40 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं, और जो ये दो मेटल प्लेट्स के बीच का जो गैप होगा दैट इज अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये थिक कंडक्टिंग वायर्स हैं जिससे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं दो ब्रास स्फीयर S1 एंड S2, लेकिन इन दोनों का जो यहाँ पर गैप होगा दैट इज अप्रॉक्स 2 to 3 सेंटीमीटर, यानी कि गैप को हम लोगों ने काफ़ी रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर ये डिटेक्टर है जो कि कंडक्टिंग वायर है, उसको मैंने लूप में अरेंज किया जिसके एंड्स को मैंने यहाँ पर अगेन दो ब्रास स्फीयर्स S1 डैश और S2 डैश से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज द होल अरेंजमेंट ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की वर्किंग को समझने से पहले हमें इंडक्शन कॉइल की वर्किंग को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन कॉइल जिसमें जब हम करंट पास करेंगे तो उससे रिलेटेड उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन अगर हम करंट को बार बार चेंज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब उस इंड्यूस ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते हैं, जिसकी अमाउंट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, और नेगेटिव साइन हमें देता है कि वो जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। इसको हम अगेन लिख सकते हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब डी आई अपॉन डी टी क्या है? क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे चेंज इन करंट की वजह से। और एल क्या है? हमारा कांस्टेंट है जिसको हम लोग इंडक्टेंस बोल सकते हैं, जो कि किसी भी कॉइल के लिए कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर जो L की वैल्यू है, यानी कि इस इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग चेंज इन करंट या बाय इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब इंडक्टेंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमें पता है L इक्वल म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। ये हम लोग सब ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट होता है हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एल है हमारा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और ए है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। अगर हम इनमें से किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उससे हमारी जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन सर्किट की। यहाँ से इनपुट से हम लोग प्रोवाइड करेंगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा जाएगा प्राइमरी टर्मिनल्स, जिससे हमारे इंडक्शन कॉइल के अंदर वो जाकर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं इनमें से किसी भी फैक्टर को इंक्रीज
इंक्रीज करके। अब यहाँ से जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, कहाँ पर, हमारे सेकेंडरी टर्मिनल्स पर, और उससे रिलेटेड फिर हमारे यहाँ पर S1 और S2 दोनों ब्रास रिंग्स पर, क्योंकि बीच में हमारी क्या है, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं। अब उस वजह से हमारे ये मेटल प्लेट्स दोनों चार्ज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ये चार्जिंग, जैसे जैसे इंड्यूस ईएमएफ हमारी इंक्रीज होगी वैसे वैसे चार्जिंग हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज होता चल जाएगा, ये हमारी मेटल प्लेट नेगेटिव चार्ज होती चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हमारा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होते चले जाएगा तो वैसे हमारे चार्जेस ज़्यादा एक्यूमुलेट होते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इतना ज़्यादा हो जाए कि उसके अराउंड जो हमारी एयर है, जो फिलहाल इंसुलेटिंग है, तो वो आयनाइज हो जाती है और कंडक्टिंग मीडियम को प्रोवाइड करती है। तो उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर हमारे S1 और S2 के बीच में जो एयर होगी वो आयनाइज हो जाएगी और वो एक कंडक्टिंग मीडियम की तरीके से बिहेव करेगी। अब उस पॉइंट पर हमारे इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस मेटल प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो आयंस हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन और आयंस के आपस के कोलिजन की वजह से एक ऑसिलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और वो ऑसिलेटरी चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि यहाँ पर हमें एक स्पार्क की तरीके से ऑब्जर्व होगा। अब यही सेम स्पार्क हमारा यहाँ पर इस डिटेक्टर रिंग के बीच में ऑब्जर्व होगा, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैरी एनर्जी एंड दे कैन ट्रैवल अलोंग एनी मीडियम या विदाउट एनी मीडियम। अब यहाँ पर जो हमारा स्पार्क या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1/2π√LC। सो दिस इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद हर्ट्ज ने ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने बताया कि जो डिटेक्टर गैप में हमें स्पार्क ऑब्जर्व हुआ था वो सबसे ज़्यादा तब था जब हम लोगों ने डिटेक्टर गैप को पैरेलली अरेंज किया था ट्रांसमीटर गैप से। जब हम उसको परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं तो हमें कोई भी स्पार्क नज़र नहीं आता। इसका मतलब जो ईएम वेव प्रोड्यूस हुई थी वो पैरेलल थी हमारे ट्रांसमीटर गैप और डिटेक्टर गैप के, और उससे जुड़ा उसका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर था। इसका मतलब उन्होंने शो किया कि ये हमारे ईएम वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, जिससे प्रूव हुआ कि जो हमारी ईएम रेडिएशंस हैं उसकी वेव नेचर है। और उसके बाद फिर उन्होंने वेवलेंथ को मेजर किया। उन्होंने क्या किया कि जो हमारी ईएम वेव है उसको जिंक सरफेस पे उन्होंने उसको स्ट्राइक किया, और उसके बाद जब वो बाउंस बैक हुई तो उससे इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन की वजह से जो हमारी स्टेशनरी वेव्स बनी, तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उन्होंने वेवलेंथ को कंप्यूट किया और फ्रिक्वेंसी को 1/2π√LC करके उन्होंने फ्रिक्वेंसी को कंप्यूट किया। और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के हेल्प से उन्होंने पता लगाया कि जो हमारी ईएम वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइजेशन का क्या मतलब है, हमें पता है कि जो इसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट जो रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, या लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये है हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन बेसिकली होता है हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक सिंगल डायरेक्शन, एक सिमेट्री या हम एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड वो ऑसिलेट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग आसानी से पोलराइज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो डिमॉन्स्ट्रेट की हर्ट्ज ने अपने उस एक्सपेरिमेंट के बाद। हमारे यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीज़ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
तो जितनी भी रेडिएशंस हैं फ्रॉम द बिग फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम लोगों ने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी अरेंज कर दिया। जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब जब हम लोगों ने उन रेडिएशंस को ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो हम लोगों ने पाया कि उन रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जब हम इनको ग्रुपिंग करते हैं तो कोई भी उनकी स्ट्रिक्ट बाउंड्री या मार्जिन्स नहीं होते, उनकी जो मार्जिन्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं विद ईच अदर। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो आप देखोगे कि जो भी रेडिएशंस हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं और वेवलेंथ को हम लोग मीटर्स में। तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारी आती है गामा रेज, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और गामा रेज के साथ ओवरलैप करती हुई हमारी है एक्स रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली थोड़ी कम है और वेवलेंथ स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है। देन यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि मर्ज करती हैं हमारी एक्स रेज के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी थोड़ी सी स्लाइटली कम है एक्स रेज से और वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा। उसके बाद फिर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा आता है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। देन कम्स द इंफ्रारेड रेज, जिसकी वेवलेंथ हमारी विजिबल रेज से ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। देन कम्स द माइक्रोवेव्स, जो कि हमारे माइक्रोवेव ओवन्स में काम आती हैं। देन शॉर्ट रेडियो वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है लेकिन वेवलेंथ हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो रेडिएशंस हैं उन सब की ओवरलैपिंग बाउंड्रीज हैं। देन कम्स द टीवी और एफएम रेडियो वेव्स, जो कि हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। देन एएम रेडियो वेव्स, उसके बाद सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की हमारी है लॉन्ग रेडियो वेव। तो ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब हम लोग वन बाय वन हर एक रेडिएशन को, उसकी प्रॉपर्टी, उसके प्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेडियो वेव्स को स्टडी करेंगे, जिसकी अप्रॉक्स वेवलेंथ होती है 600 मीटर से 0.1 मीटर तक और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज लाई करती है अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज। इसका जो मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एनी कंडक्टिंग वायर और ऑसिलेटिंग सर्किट, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट से ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती है जो ये शो करता है दैट इज रिफ्लेक्शन, जैसे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एंड डिफ्रैक्शन। और ड्यू टू इट्स हायर वेवलेंथ इसको मेनली यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में, यानी कि रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज आवर माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव्स की अप्रॉक्स वेवलेंथ होती है 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर तक, यानी कि इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी शॉर्टर है देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। तो इट कैन ट्रेवल एज अ बीम ऑफ लाइट। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अप्रॉक्स 10⁻⁹ हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज और इसका मेन सोर्स क्या होता है? ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के वैक्यूम ट्यूब्स होती है, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, जिसमें इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज में मेनली इट शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्योंकि ये एक बीम ऑफ लाइट की तरह ट्रैवल कर सकती है तो हम इसको मेनली यूज कर सकते हैं हमारे रडार सिस्टम में टू नेविगेट द एयरक्राफ्ट। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, या फिर हम अपने माइक्रोवेव्स और ओवन्स में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर इंफ्रारेड रेज, जिसको हम थर्मल रेडिएशंस या हीट रेज भी बोल सकते हैं, जिसकी अप्रॉक्स वेवलेंथ होती है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁶ मीटर और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी लाई करती है 10⁻11 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। अब इसका जो मेन सोर्स है दैट इज हॉट बॉडीज या मॉलिक्यूल्स, जिसको हम इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, जिससे ये प्रोड्यूस होती हैं।
इसकी मेन प्रॉपर्टीज में है हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स और एयर में हमारे CO2 और अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने सराउंडिंग्स को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टीज भी हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन शो करती हैं। इसके यूजेस में मेन है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ऐसे ही हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करते हैं हमारे ग्रीन हाउस में प्लांट्स को वार्म करने के लिए बिकॉज ऑफ देयर हीटिंग इफेक्ट। और इंफ्रारेड लैंप्स में हम इसको यूज कर सकते हैं टू रिलीव द मस्कुलर पेन, यानी कि जब भी कभी मस्कुलर स्पाज्म या फिर हमारा फटीग हो जाता है तो हमें वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू गिव heat to that muscular part, and because of the heating effect of this infrared lamp तो हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे इंफ्रारेड लैंप्स में। नेक्स्ट है इन हेज फोटोग्राफी, क्योंकि विजिबल लाइट से कम स्कैटर होती है हमारी इंफ्रारेड रेज, तो हम लोग हेज फोटोग्राफी में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगला नंबर आता है हमारी विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट जिसकी वजह से पूरी दुनिया रोशन है, ये हमें सेंसेशन ऑफ साइट देती है जिसकी वजह से हम इतने खूबसूरत कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो इसकी वेवलेंथ लाई करती है बिटवीन द रेंज ऑफ 8 × 10⁻⁷ मीटर से लगभग 4 × 10⁻⁷ मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। और दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार्स जैसे कि सन, हॉट फिलामेंट्स, टंगस्टन वायर या फिर सारे के सारे एक्साइटेड एटम्स ऑफ द आयनाइज्ड गैसेस, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द विजिबल लाइट। इसके अलावा जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी, जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और सबसे मेन बात यह है कि साइट सेंसेशन, क्योंकि अगर ये सेंसेशन ऑफ साइट ना देती तो हमें कोई भी चीजें विजिबल नहीं होती। और इसके मेन यूजेस जो हैं दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दिस लाइट मेक्स आवर वर्ल्ड विजिबल। तो इस तरीके से हमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल पाती है सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट की वजह से। एंड इट कॉजेज मैनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स आवर यूवी रेज। जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा विबग्योर है उसमें वॉयलेट लाइट के जस्ट बियॉन्ड लाई करता है हमारा यूवी रेज। तो जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रा के इस साइड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती चली जाएगी और फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यूवी रेज की भी अप्रॉक्स वेवलेंथ है 3.5 × 10⁻⁷ मीटर से 1.5 × 10⁻⁷ मीटर, यानी कि वेवलेंथ काफी शॉर्ट हो चुकी है। और फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 हर्ट्ज से लगभग 10⁻17 हर्ट्ज। हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं ये यूवी रेज। इसका मेन सोर्स हम सबको पता है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर सनलाइट। तो सन रेज है, इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आर्क लैंप्स है कंटेनिंग मर्करी वेपर्स या जीनोन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस टाइप के गैसेस से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम आर्क लैंप दिस यूवी रेज। देन द प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। इसके अलावा फ्लोरेसेंस इफेक्ट देती है और स्किन टैनिंग या डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्किन डिजीज के लिए भी ये यूवी रेज रिस्पॉन्सिबल है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होती है तो आयनाइजेशन के लिए भी हमारी यूवी रेज रिस्पॉन्सिबल है। अब यूजेस क्या है, यूवी रेज को हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर फूड प्रिजर्वेशन। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस में स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स या फिर फिंगरप्रिंट्स को स्टडी करने के लिए हम यूवी रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कम्स आवर एक्स-रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी यूवी रेज से ज़्यादा है लेकिन इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम है। तो अप्रॉक्स वेवलेंथ इसकी है 100 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम, जहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर।
इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज लाया करती है 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻20 हर्ट्ज। मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? व्हेन देयर इज सडन डीएक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एनी मेटल टारगेट, तो वहां से इजेक्ट होती हैं, वहां से प्रोड्यूस होती हैं हमारी एक्सरेज। तो दैट इज द सोर्स ऑफ आवर एक्सरे। मेन प्रॉपर्टीज में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, यानी कि जब हम एक्सरेज को स्ट्राइक करते हैं टू एनी मेटल सरफेस, तो इट कैन कोज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस, तो दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस कर सकती है क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन है। इसके अलावा दे शो द इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। अब इसके मेन यूजेस में है हमारा मेडिकल डायग्नोसिस, जो हम लोग एक्सरेज को यूज करते हैं, क्योंकि एक्सरेज बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मेटल से पास कर सकती हैं, तो हम उसको मेडिकल डायग्नोसिस में टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर्स एंड मैनी अदर काइंड ऑफ द डिफॉर्मिटीज हम लोग यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी में बहुत सारी स्किन की अनट्रेसेबल डिजीज होती हैं या बहुत सारी मैग्नेट ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ क्रिस्टल, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन वो शो करती है, जिससे हम क्रिस्टल की स्टडी में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग फॉल्स एंड क्रैक्स। ये हम लोग इंजीनियरिंग साइंस में इसको यूज करते हैं टू डिटेक्ट द फॉल्स एंड क्रैक्स। जब हमारा कोई भी फिनिश्ड मेटल ब्लॉक होता है तो उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट कि कहीं पर कोई फॉल्ट, कोई क्रैक, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि हमें उसको दोबारा चेक करने की जरूरत। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में आती हैं हमारी गामा रेज। तो गामा रेज की अप्रॉक्स वेवलेंथ होती है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, और फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट है, दैट इज 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज अप्रॉक्स। इसका जो मेन सोर्स है, जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, दे एमिट गामा रेज। इसके अलावा अलग अलग टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टीज में अगेन फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करता है। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, क्योंकि अगेन हाई एनर्जी रेडिएशन है, और हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। यूजेस में जैसे एक्सरेज को हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर रेडियोथेरेपी, यानी कि टू क्योर मैनी टाइप्स ऑफ द डिजीज, तो ये भी यूज़ की जाती है रेडियोथेरेपी में इन मेडिकल साइंस टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके अलावा टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हैं और जो अर्थ तक पहुंच पाती हैं, उनका मेजर सोर्स है सन। जब सन से सारे के सारे रेडिएशंस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। सबसे पहले आती है आयनोस्फेयर, जहां पर हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज हैं, गामा रेज है, या सम काइंड ऑफ यूवी रेज, वो वहां पर ट्रैप हो जाती है। उसके बाद फिर वो ट्रोपोस्फेयर से जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में आती है, तो वहां पर ओजोन लेयर उसको अगेन ट्रैप कर लेती है हमारे यूवी रेज को, और जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो कि हमारे स्किन या हमारी बॉडी में हार्मफुल डिजीज क्रिएट कर सकती हैं, उनको वो वहीं पर स्टॉप कर देती है। सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट हम तक पहुंच पाती है, और जब वो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करती है वो विजिबल लाइट, तो वो वहां से बाउंस बैक हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब मैंने आपको बताया कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, जिसको हम थर्मल रेडिएशन या हीट रेज भी बोल सकते हैं, वो ट्रैप हो जाती है हमारे अर्थ के डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे कि CO2, अमोनिया, वाटर वेपर्स, जो क्लाउड्स हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, और हमारे अर्थ को एक वार्म क्लाइमेट मिलता है। तो इसे बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन हम लोग की एक्टिविटीज की वजह से ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं, अब ये इंक्रीज होने लगी हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हर साल हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो थोड़ा सा हमें कोशिश होने की जरूरत। अब हमारे अगले
सेक्शन में हम लोग लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए हैं और आप आने वाले एग्जाम के लिए एग्जाम रेडी हो जाओ। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना और समझना और खुद से करने की भी कोशिश करना। अब हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाले हैं और इन सब फॉर्मूलेज को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यू गाइस जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी सर्कुलर प्लेट्स हैं ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस गैप में दैट राइजेस एट द रेट ऑफ 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड और हमें डिस्प्लेसमेंट करंट को कैलकुलेट करना है। हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी ये होती है, या हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ ई ए अपॉन डी टी। अब एरिया कांस्टेंट है तो एरिया को हम लोग यहाँ ले आते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गैप वो राइज करता है एट द रेट ऑफ दिस, यानी कि हमें डी ई अपॉन डी टी गिवन है 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है क्या, आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आईडी किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। डी ई अपॉन डी टी आपको कितना गिवन है 10⁻12। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 0.07 एम्पियर। सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट करंट। हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि z डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमें बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है और उसका एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट पर मीटर एंड वी हैव टू कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यू ई हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है, ई नॉट स्क्वायर, और यू बी दैट इज 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं, पहले इसको कंप्यूट करते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और ई नॉट हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 वोल्ट पर मीटर इंटू 1। इसको हम कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.21 इंटू 10⁻12 जूल पर मीटर क्यूब। अब हमें ये पता है कि जो हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमारा इलेक्ट्रिकल इतना आया है तो मैग्नेटिक भी यही आना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं यू भी इक्वल, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड तो नहीं दिया मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम यहाँ पर हमें पता है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल सी, या फिर हम लिख सकते हैं कि बी नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन सी। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/4 म्यू नॉट, बी नॉट की जगह हम रखेंगे यहाँ पर ई नॉट का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 म्यू नॉट हमारा इंटू 4 पाई इंटू 10⁻7। ये हमें गिवन है कितना 1, और सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कंप्यूट करते हैं अगेन ये हमारा जाएगा 2.21 इंटू 10⁻12 जूल पर मीटर
क्यूब। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है एक EM वेव का मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ साइन ऑफ 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 t टेस्ला। अब हमें कंप्यूट करना है द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी और इसके बाद वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। सबसे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसके एक्सप्रेशन लिखते हैं B = B0 sin 2π x/λ प्लस t/t। ये हमारी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोग को B0 क्या गिवन है? B0 दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना है? सबसे पहले वेवलेंथ। तो हम कंपेयर करते हैं इसको, यानी गिवन है 2π x/λ दैट इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻³ इसको हम लोग यहाँ पे मुझे क्या कंप्यूट करना है? लैम्डा। क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो लैम्डा विल बी 2π/0.5 × 10⁻³ इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा 1.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो हमें गिवन है 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T दैट इज इक्वल 1.5 × 10⁻11 स्मॉल t। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या कंप्यूट करना है? 1/t। तो 1/t दैट विल बी इक्वल 1.5 × 10⁻11/2π। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी अप्रॉक्स 23.9 GHz। अब मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड करनी है फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। वो हमारी होती है E = E0 sin 2π x/λ प्लस t/t। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, तो मुझे वो कंप्यूट करना होगा। हमें पता है कि E0 B0 दैट इज इक्वल टू C, यानी कि E0 = C × B0 और B0 की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁷। तो हमारा E0 कितना आ जाएगा? सबसे पहले B0 है 2 × 10⁻⁷ × 3 × 10⁸ दैट कम्स आउट टू बी 60। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो E दैट इज इक्वल 60 sin 2π, ये वोल्ट पर मीटर, 2π ये x/λ आपको गिवन है 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t। सो ये हमारी क्या आ जाएगी? एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइट विद एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस जिसका सरफेस एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग 30 मिनट ऑफ टाइम स्पैन। तो फोर्स के लिए हमें यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा और लीनियर मोमेंटम के लिए टोटल एनर्जी। सबसे पहले हम टोटल एनर्जी कंप्यूट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 18 वेबर पर सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई बाय एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30 मिनट, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 30 × 60। तो ये हमारा आ जाएगा 6.48 × 10⁵ जूल। ये है हमारी टोटल एनर्जी। अब हमें मोमेंटम चाहिए, लीनियर मोमेंटम इक्वल टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 6.48 × 10⁵ अपॉन 3 × 10⁸। इसको हम कंप्यूट करेंगे तो 2.16 × 10⁻³ ये हमारा आ जाएगा क्या है? मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज आवर फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे आ जाएगा P/T। तो दैट इज 2.16 × 10⁻³ अपॉन टाइम है हमारा 30 मिनट्स, यानी कि 30 ×
60। ये हमारा आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। So our next question is, a beam of light has intensity 2.5 into 10⁻14 Weber per meter square and we have to compute the amplitudes of electric and magnetic field। सबसे पहले हम यहाँ पर intensity का फॉर्मूला लिखेंगे। तो intensity is given by 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट। और हमें यहाँ पर क्या कंप्यूट करना है, एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले हम ई नॉट इसको कंप्यूट करेंगे 2i अपॉन एप्सिलॉन नॉट c का रूट। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू इंटेंसिटी गिवन है 2.5 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल रूट। तो इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4.3 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। अब मुझे यहाँ पर बी नॉट चाहिए। हमें पता है ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल सी। तो यानी कि बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट डिवाइडेड बाय सी, दैट इज 4.3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸, जिसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू 1.44 टेस्ला। हमारे अगले क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है एक प्लेन ईएम वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड इट ट्रेवल इन फ्री स्पेस इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है 6.3 J वोल्ट पर मीटर, यानी कि टुवर्ड्स y एक्सिस। फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है कि E नॉट अपॉन बी नॉट दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है। तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन बाय ई नॉट अपॉन सी, दैट इज, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कितना है 6.3 जो मैग्नीट्यूड है अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो हमारी वैल्यू आ जाती है 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। अब हमें यहाँ पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो डायरेक्शन भी चाहिए। हमें पता है E क्रॉस B ये हमें क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर रहेगा हमारा, ये भी और ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये हमारी डायरेक्शन है क्या, y एक्सिस पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा जा रहा है कहाँ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि दिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारी क्या आएगी, z एक्सिस पे, यानी कि k कैप। तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 2.1 इंटू 10⁻⁸ और डायरेक्शन है हमारी k कैप, यानी कि z एक्सिस की तरफ। तो ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ईएम वेव दैट इज गिवन बाय E इक्वल 50 sin 2π अपॉन लैम्डा इंटू CT-x न्यूटन पर कोलम। और हमें फाइंड करना है एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें यहाँ पर क्या कंप्यूट करना है, एनर्जी कंटेन्ड। तो हमें पता है एनर्जी कंटेन्ड क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यही होता है। तो और एनर्जी डेंसिटी कितना होता है हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ। अब हम इस सबको कंप्यूट कर देंगे। 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारी 8.85 इंटू 10⁻12। ई नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या गिवन है 50 इंटू 50 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी गिवन है हमें 50, तो 50 अपॉन 100 ये मीटर्स में आ जाएगी। इसको हमें कंप्यूट करना है। अब अगर हम इन सब को सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻12 जूल। तो ये है हमारी एनर्जी कंटेन्ड इन द सिलेंडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि EM waves they travel in a medium at a speed of 2.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड और उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी हमें गिवन है मीडियम की 1.0। हमें रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करनी है। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम दैट इज इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोल सकते हैं या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, जिसकी हमें यहाँ पर वैल्यू कंप्यूट करनी है। क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है कैसे आया, c इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है और v इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, जहाँ पर ये परमिबिलिटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम दैट इज इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट के दैट इज c अपॉन रूट ऑफ म्यू आर के। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा और हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k को हम यहाँ लेकर जाएंगे तो c स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर म्यू आर, या फिर k इक्वल 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय म्यू आर, आपको कितना गिवन है 1.0। तो दैट इज इक्वल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 अपॉन 4, यानी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.25। सो दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। So our next question is, if a plane EM wave having frequency 23.9 GHz traveling in positive z direction in free space and the peak value of the electric field is 60 volt per meter in y axis, find the magnetic field component। मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं, या तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं ऑलरेडी, या फिर हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज गिवन बाय बी नॉट साइन 2 पाई। यहाँ पर हमारी वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ, तो इसको आप लिख सकते हो kz माइनस ओमेगा t। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमें पता है E नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल सी, तो बी नॉट हमें कंप्यूट करना है, तो ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 60 अपॉन सी हमारा है 3 इंटू 10⁸, ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो k हमारा क्या है, सॉरी k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। अगर मैं ऊपर भी फ्रिक्वेंसी और नीचे भी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2 पाई न्यू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है 23.9 गीगाहर्ट्ज, 23.9 इंटू 10⁹ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। गीगाहर्ट्ज कितना होता है हमारा, 10 गीगा होता है 10⁹। अब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा दैट इज 500। अब हमें चाहिए क्या, ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा इज दिस 2 पाई न्यू होता है, तो ओमेगा की वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू है हमारा कितना 23.9 गीगाहर्ट्ज, तो दैट इज रफली अराउंड 1.5 इंटू 10⁻7 सॉरी 10⁻11, ये हमारा आ जाएगा ओमेगा दिस हर्ट्ज। तो अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो B मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू क्या हमारी आई थी, दैट वाज 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷ साइन ऑफ 2 पाई, k की वैल्यू थी हमारी 500 z माइनस ओमेगा की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11
1.5 इंटू 10⁻11 t। और ये कंपोनेंट हमारा कहाँ पर डायरेक्ट करेगा? अब हमारी जो ये वेव है प्रोपेगेट कर रही है z एक्सिस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा प्रोपेगेट कर रहा है कहाँ पर? y एक्सिस पर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर डायरेक्ट करेगा हमारा? टुवर्ड्स x एक्सिस की तरफ। तो यानी कि ये आपका I कंपोनेंट। सो दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। अब हमें अगला क्वेश्चन गिवन है 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सनलाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सोलर पैनल। सम इंसिडेंट एनर्जी अप्रॉक्स 25%, वो हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो गई और बाकी की एब्जॉर्ब हो गई। फाइंड द फोर्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। अब हमें पता है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन चेक करते हैं। फोर्स क्या होता है? मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, मोमेंटम, यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है हमारा? टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर लाइट हमारी बाउंस बैक करती है तो उस केस में मोमेंटम क्या होता है? 2u अपॉन c। अब हमारे पास दो केसेस हैं, ये एब्जॉर्ब लाइट के लिए और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अब हम लिख सकते हैं, और u हमारा क्या होता है? व्हाट इज u? u होता है हमारा इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर फोर्स में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर हमारी एब्जॉर्ब हो रही है लाइट तो F इक्वल टू P की जगह हम लोग U अपॉन C पुट करेंगे और इंटू T, और U की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? I इंटू A इंटू T। अब T से आपका T कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज F इक्वल टू I इंटू A अपॉन C। ये है हमारा अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर F विल बी इक्वल टू 2IA अपॉन C। अब हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस में 25% लाइट हमारी बाउंस बैक हो रही है और दूसरे केस में बाकी की बाकी लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। तो टोटल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू, जो हमारी बाउंस बैक हो रही है तो वो कितनी है? 25 अपॉन 100 इंटू 2I, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है हमारा? 1 मीटर स्क्वायर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, और I की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर? 50 दी हुई है आपको, अपॉन 3 इंटू 10⁸ प्लस 75% बची हमारे पास जो एब्जॉर्ब हुई लाइट, तो 75 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 3 इंटू 10⁸। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा फोर्स आ जाएगा 20.83 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 880 किलोहर्ट्ज एंड द पावर ऑफ 10 किलोवाट। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज गिवन बाय E इक्वल h न्यू, और पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? पर सेकेंड चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो टोटल एनर्जी इक्वल टू NH न्यू। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? नंबर ऑफ फोटोन्स, तो n इक्वल टू E अपॉन h न्यू हो जाएगा, और E की वैल्यू क्या है? E इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और तो पावर इंटू टाइम हम लिख सकते हैं इंटू टाइम अपॉन h न्यू। अब पावर हमारी कितनी गिवन है यहाँ पर? पावर है हमारी 10 किलोवाट, तो 10 इंटू 10⁻³ अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू इज द फ्रिक्वेंसी 880 किलोहर्ट्ज, तो यानी इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n विल बी इक्वल टू दैट इज 1.7 इंटू 10⁻31 photons. तो that is the number of photons emitted per second. In our next question हम लोग को given है a plane EM wave which is propagating in x direction जिसकी wavelength 6 millimeter given है और electric field in y direction with maximum magnitude 33 volt per meter और हमें लिखनी है suitable equations for electric and magnetic field as the function of x and t. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए अगर हम बात करेंगे तो E नॉट साइन
इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं दिस इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि हमारी वेव कहाँ जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वाई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा हमारा, जेड डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन है 33 वोल्ट पर मीटर। हम लोग सबसे पहले ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं, तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, न्यू होता है हमारा c अपॉन लैम्डा, 2 पाई 3 इंटू 10⁸, और हमें वेवलेंथ कितनी गिवन है 6 मिलीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻³ इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे तो पाई इंटू 10⁻11 ये हमारा आ जाएगा ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। अब हम यहाँ से दोनों इक्वेशन में से, यहाँ से और यहाँ से, हम लोग ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा, यहाँ पर टी माइनस एक्स अपॉन सी, और सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट साइन, ये ब्रैकेट इधर है, ओमेगा बाहर निकाला, टी माइनस एक्स अपॉन सी। अब यहाँ पर हमें ई नॉट की वैल्यू पता है, ई नॉट की वैल्यू है हमारी 33 साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये इक्वेशन आई हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट के लिए, जो कि वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। अब है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हम लोग लिख सकते हैं, अब मुझे यहाँ बी नॉट चाहिए, हमें पता है ई नॉट अपॉन बी नॉट अगेन सी, तो बी नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन सी, जिसको हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू है अगेन हमारी 33 अपॉन 3 इंटू 10⁻8, तो यानी तो हमारी वैल्यू आएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻7, जिसको हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बी नॉट आपका 1.1 इंटू 10⁻⁻7 साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है हमारी पाई इंटू 10⁻11, पाई इंटू 10⁻11 टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और ये है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट। ये पॉइंट करेगा जेड एक्सिस की तरफ और ये पॉइंट करेगा हमारा वाई एक्सिस की तरफ। तो दीज आर द टू इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा 2018 के जेईई मेन के पेपर में आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पेपर में। अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट हैज फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻12 upon 2 pi hertz and is propagating along this direction. It is polarized along z direction. Find the acceptable form of the magnetic field. हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव गिवन है, इसके अलावा पोलराइज की गई है। पोलराइज मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है z डायरेक्शन में, ठीक है, z एक्सिस की तरफ। और हमें यहाँ पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन रहेगी। तो हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं E क्रॉस B, तो वो हमें देना चाहिए क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या है, ये, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ये गिवन है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर I कैप प्लस J कैप अपॉन √2 को क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किससे, K कैप से। तो दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज गिवन बाय I क्रॉस K करेंगे तो हमारा आ जाएगा -J अपॉन √2 प्लस J क्रॉस K करेंगे तो I कैप अपॉन √2, दैट कम्स आउट टू बी, इसको हम लिख सकते हैं I कैप माइनस J कैप अपॉन
√2, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है यहाँ पर I कैप माइनस J कैप अपॉन √2, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमें गिवन है I प्लस J अपॉन √2। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हम लोग को गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं कि कौन से ऑप्शंस हमारे नहीं हो सकते पहले। तो यहाँ देखो हम लोग को गिवन है I प्लस J अपॉन √2, I प्लस J अपॉन √2, I माइनस J अपॉन √2, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हम लोग ने क्रॉस मार दिया। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, I माइनस J अपॉन √2, तो यहाँ पर I प्लस J प्लस K ये नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट नहीं शो कर रहा, ये भी नहीं हो सकता। अब ये यहाँ पर हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन गलत है। अब इसको चेक करके देखते हैं फर्स्ट वाली को। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ठीक है, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये भी ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को फिर से गिवन है द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज गिवन बाय By इक्वल टू दिस इक्वेशन, और हमें बतानी है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो By इक्वल B0 साइन 2 x अपॉन लैम्डा प्लस T अपॉन T लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ तो हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू 300 पाई, क्योंकि इसके साथ हमारा x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल 300 पाई, या फिर हमें यहाँ पर क्या कंप्यूट करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज 2 पाई अपॉन 300 पाई, तो दैट इज इक्वल टू 1 upon 150 meter. This is lambda. So this is our value of wavelength. अरे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम अ 100 watt bulb at a distance of 3 meter. Assume the efficiency of bulb is 2.5% and bulb is like a point source. तो इसका मतलब बल्ब अगर पॉइंट सोर्स का काम कर रहा है तो 3 मीटर के दायरे में ये अपनी रेडिएशंस को पूरा फैलाएगा चारों डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जो बल्ब है ये 3 मीटर के रेडियस में पूरा एक स्फीयर का काम करेगा। तो इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई, 3 मीटर का रेडियस है तो 3 का स्क्वायर 113 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब हमारा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज पावर अपॉन एरिया। पावर आपको कितनी गिवन है, 100 वाट का बल्ब है लेकिन उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 2.5% है, तो 2.5% ऑफ 100 कितना होगा, ये हमारा 2.5 ही रहेगा, अपॉन एरिया हमारा क्या आया 113, तो इट विल कम आउट टू बी 0.02 वेबर पर मीटर। ये क्या है हमारी इंटेंसिटी। अब हमें पता है कि हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी तो हमारी I अपॉन 2, यानी कि दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये जो हमारी इंटेंसिटी आई है 0.02 अपॉन 2, तो ये इंटेंसिटी है दिस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इनटू C। यहाँ से हम ERMS की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ERMS दैट इज इक्वल टू इसको हमें कंप्यूट करना है, तो 0.02 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, और C की वैल्यू भी हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी 10⁸ का रूट, तो ये हमारा आ जाएगा ERMS। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर क्या बताना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग करेंगे √2
ERMS दैट इज E0। तो इसको अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमारी E0 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 4.1 वोल्ट पर मीटर। अब सिमिलरली मुझे BRMS चाहिए, तो BRMS क्या होता है, दैट इज ERMS अपॉन C। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02 अपॉन अगेन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 3 इंटू 10⁸ का रूट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। अब दिस इज 10⁸। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा अगेन जो B0 होता है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ BRMS। तो यहाँ पर अगर मुझे B0 चाहिए तो मैं इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी B0 की। B0 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1.4 इंटू 10⁻⁸ Tesla. So this is our result. So this was all about electromagnetic waves. I hope आप सबने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है और आप सबको अच्छे से समझ भी आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर पेशेंस, और प्लीज़ मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर देना इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि वीडियो को हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है और हम चाहते हैं कि ये आप सबके लिए वर्थफुल रहे। So all the best, good luck to all of you and stay tuned. See you in my next video. Bye.